सुहाग रात के लिए मैं कमरे में गया। मैं जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, मेरी नज़र उस पर पड़ा जो मेरी दुल्हन थी। मैं उसके करीब गया। मैंने उसका घूंघट भी नहीं उठाया और मैंने सीधे उसे तलाक दे दिया और उसी रात विदेश चला गया। विदेश में मैंने एक लड़की से शादी कर ली और उसके साथ अपनी जिस्मानी ख्वाहिश पूरा करके उसे छोड़ दिया और घर लौट आया। जब मैं अपने पापा से मिला तो पापा ने मुझसे कहा, देखो तुम्हारी बहन अब कितनी बड़ी हो गई है। जब मैंने उसे नज़र उठाकर देखा तो मेरे कदम तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि यह तो मेरा नाम आकाश है। हम दो भाई थे और मेरी एक बहन थी। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हम दोनों भाई बहुत छोटे थे। तभी माँ को बहुत बड़ी बीमारी हो गई और वह उस बीमारी से नहीं लड़ सकी और इस दुनिया से चली गई। मेरी मौसी जो कुंवारी थी वह हमें संभालने लगी। पापा ने मौसी से ही शादी कर ली। मौसी ने ही हमें पाला। मौसी ने हमें इतना प्यार दिया कि उन्होंने कभी माँ की कमी नहीं होने दी। लेकिन मौसी और पापा में कभी उस तरह का प्यार नहीं दिखा जितना प्यार पापा मम्मी से किया करते थे। खैर, मौसी से हमारी एक बहन भी हुई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं पढ़ने के लिए शहर चला गया। जब मैं शहर से पढ़ाई कंप्लीट करके घर आया तो पापा के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। मेरी ज़िंदगी के जो भी फैसले होते थे वह मेरे पापा ही करते थे। मौसी अगर बीच में कुछ बोलती तो पापा उसे फ़ौरन चुप करा दिया करते थे। उन दोनों के झगड़े में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला जिसको करने का हक सिर्फ मुझे था, लेकिन वह भी उन दोनों के झगड़े के बीच में था। मौसी चाहती थी कि मैं तनुजा आंटी की बेटी से शादी करूं। तनुजा आंटी मेरी मौसी की सहेली थी। उसकी बेटी जो मेरी बचपन की दोस्त थी, वह अक्सर मेरे घर आना जाना किया करती थी। मौसी बचपन से उसे देखते आ रही थी। उसके बोलने का अंदाज, रहन सहन का तरीका बहुत पसंद था। मौसी को लगता था कि अगर उसकी शादी मुझसे हो जाए तो इस घर को वह अच्छी तरह से संभाल लेगी, क्योंकि वह हम लोगों को अच्छी तरह से जानती है। उसे कुछ भी बताने या सिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पापा जो चाहते थे कि मेरी शादी उसके बिजनेस पार्टनर की बेटी से हो, जो गांव के रहने वाले थे, जिसका नाम शालिनी था। शालिनी नाम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब से मैं सुना था कि वह लड़की भी गांव की है, फिर तो मुझे वह ऐसे भी नापसंद हो गई थी। मैं शहर का था, मुझे गांव की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि गांव की लड़कियां बहुत गंवार होती हैं और एक गांव की लड़की मुझे क्या समझ पाएगी। मैं तो विदेश में रहना चाहता हूँ। ना ही वह मेरे काम को समझ पाएगी और ना ही वह मेरा साथ दे पाएगी, ना ही मेरा ख्याल उससे मिलेगा। लेकिन मैं इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि पापा एक बार जो फैसला कर लेते उसे कोई बदल नहीं सकता था। हालांकि मौसी ने बहुत कोशिश की कि मैं तनुजा आंटी की बेटी से ही शादी करूं। पापा के सामने उन्होंने कहा भी कि आकाश और श्रेया बचपन की दोस्त भी हैं और आप तो श्रेया को अच्छी तरह से जानते हैं, वह बहुत अच्छी लड़की है। आकाश को वह बहुत खुश रखेगी। लेकिन पापा ने घूर कर मौसी को देखा। मौसी एकदम चुप हो गई। पापा ने एक ही जवाब दिया कि अब इस बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा। बस यह मेरा आखिरी फैसला है कि आकाश का शादी शालिनी के साथ ही होगा। मैंने अपने दोस्त को जुबान दे दिया है। इतना कहकर पापा चले गए। इधर मौसी मुझे समझाने लगी, कहने लगी, देखो आकाश, तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पापा ने जो फैसला ले लिया अब उसे कोई नहीं बदल सकता। देख, तेरे पापा का यह जिद है तो तू शालिनी के साथ शादी कर ले। तू उससे शादी कर लेगा तो तेरे पापा का जिद पूरा हो जाएगा। शादी के दूसरे दिन ही तुम उस लड़की को तलाक दे देना। अब ये तुम्हारे ऊपर होगा कि तुम अपने आप को कैसे बचाओगे और उसे कैसे तलाक दोगे। उसकी तलाक के बाद मैं तुम्हारी शादी श्रेया के साथ करवा दूंगी, जो तुम्हें पसंद भी है और तुम्हारे दिल के बेहद करीब भी है। वह तुम्हें अच्छी तरह से समझती भी है। मैं सब संभाल लूंगी। मौसी की ऐसी बातें सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं यह मेरे दिमाग में चलने लगा कि मौसी ठीक कह रही है। दूसरी तरफ मैं शालिनी के बारे में सोचने लगा कि यह सब तो ठीक है, लेकिन शालिनी का क्या कसूर? उसे किस बात की सज़ा मिलेगी? वह बेचारी तो टूट जाएगी। क्या एक बेकसूर लड़की के साथ ऐसा करना सही होगा? मैं गुम हो गया। मौसी को ऐसा लगा कि मैं कहीं खो गया। तभी मौसी ने मुझे पुकारते हुए कहा, आकाश, कहाँ खो गए? देखो, तुम परेशान मत होना। एक बात और तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि वह लड़की सही नहीं है। शालिनी का बहुत लड़कों के साथ घूमना फिरना, उठना बैठना है। मैंने सुना है कि वह पूरे गांव में बदनाम है। कई लड़कों के साथ उसका नाम जोड़ा गया है। मौसी की ऐसी बातें सुनकर तो मेरी आंखों में गुस्सा उतर आया कि फिर तो मैं ऐसी लड़की के साथ एक पल भी नहीं रहूँगा। मैंने कहा, मौसी, अगर बात ऐसी है तो आप पापा को यह सारी बातें क्यों नहीं बताते? मौसी ने कहा, आकाश, तू पागल है?
वह मेरी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। उन्हें तो लगेगा मुझे श्रेया पसंद है, इसलिए मैं शालिनी पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हूँ। मैंने कहा, मौसी आप सही कह रही हैं, चलो आप जाओ और पापा से कह दीजिए कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मौसी हाँ में सर हिलाकर चली गई। बस मेरी हाँ करने का देर था। मैंने जैसे ही हाँ किया, घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोस्त, रिश्तेदार, सारे लोग शादी की तैयारी में जुट गए। मैं इस बात से भी हैरान था कि कितने अजीब लोग हैं जो अपनी बेटी की शादी ऐसे कर रहे हैं। जब उसके घर वाले इतने अजीब हैं तो वो लड़की कैसी होगी। पापा का कहना था कि गांव से वो लोग शहर आएंगे और शादी की जो भी रस्में हैं वह अदा करके चले जाएंगे। मैं तो इस सोच में था कि क्या गांव की शादी ऐसी होती है। खैर, मुझे क्या करना था, मुझे सिर्फ शादी करना था और शादी से आज़ाद होना था। मैंने शालिनी को आज तक नहीं देखा था और ना ही उसकी कोई तस्वीर देखी थी। पापा से कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उन्हें कहूँ कि मैं शालिनी को देखना चाहता हूँ। पापा ने तो यह कहा था कि वह लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं, लेकिन उनकी बेटी की हरकतें तो कुछ और ही सुनने में आ रही है। खैर, मेरी शादी शालिनी के साथ हो गई। शालिनी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में बैठी हुई थी। मुझे कमरे में जाने का ज़रा भी मन नहीं था। जब से मौसी ने मुझे शालिनी के बारे में बताया था कि उसका चरित्र ठीक नहीं है, तब से मुझे वह और भी नापसंद हो गई। मैंने किसी तरह अपने दिमाग को ठंडा किया और मैं कमरे में चला गया। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया, मेरी पत्नी घूंघट ओढ़े बेड पर बैठी हुई थी। मैं अंदर गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं शुरू कैसे करूं। इस लड़की का तमाशा मैं कैसे लगाऊं। मैंने गहरी सांस ली और शालिनी से कहा, देखो, जो है मैं साफ साफ तुम्हें कह देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। डिवोर्स के पेपर मैंने तैयार कर रखा था। मैंने साइन कर दिया और शालिनी के सामने उस पेपर को फेंकते हुए उससे कहा, ये रहे डिवोर्स के पेपर, चलो तुम भी इन पेपरों पर साइन कर दो। मेरे इतना कहते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे धक्का दिया तो वह ज़मीन पर गिर गई। उसकी सिसकियाँ मेरे कानों में गूंजने लगी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे घसीट कर बेड पर पटक दिया। मैंने कहा, दोबारा हिम्मत मत करना मेरा हाथ पकड़ने का। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया और सोफे पर सो गया। सुबह मेरी नींद पापा की चीखने से खुला। मौसी पापा को शांत करा रही थी। पापा का चीख सुनकर मैं उठकर खड़ा हो गया। पापा ने आज पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। पापा ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा कि आखिर तुमने शालिनी को ऐसा क्या कहा जो वह सुबह होते ही घर छोड़कर चली गई। मैंने कहा, पापा, वह सही लड़की नहीं थी, मेरा यकीन कीजिए। मैं उसके करीब गया तो उसने मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की। मैं आपके पास आया था, पर मौसी और आप सो रहे थे, इसलिए मैं यहीं सोफे पर सो गया। मैंने आपको नहीं जगाया। पापा मौसी पर चिल्लाते हुए कहने लगे, इसे बोलो कि झूठ बोलना बंद करे, कहीं ऐसा ना हो मैं इसकी जान ले लूँ। इतना कहकर पापा ने मुझ पर लपका तो बीच में मेरा भाई अमन आ गया। उसने पापा को रोक दिया। मौसी पापा को लेकर कमरे में चली गई। मैं भी गुस्से से अपने कमरे में आया और कपड़े पैक करने लगा। मैंने सोच लिया कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना। मौसी मेरे पास आई। वह मुझे समझाने लगी कि तुम परेशान मत होना, मैं अब सब ठीक कर दूंगी। तुम विदेश जाओ और अपना काम करो। 1-2 साल बाद जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारा शादी श्रेया से करवा दूंगी। मैंने कहा, मौसी, मुझे अब किसी से शादी नहीं करना। मैंने अपना सामान पैक किया और घर से निकल गया। मैं विदेश आकर सेट हो गया। मेरी यहाँ कंपनी में जॉब लग गई। मैं मन लगाकर काम करने लगा। मुझे जो सैलरी मिलता था उसमें से मैं कुछ पैसे अपने खर्च के लिए रखता था और बाकी के सारे पैसे मैं पापा के अकाउंट में डाल देता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मुझे यहाँ एक लड़की से प्यार हो गया जो मेरे साथ कंपनी में ही काम करती थी। उसका नाम कनिका था। मैंने जब कनिका को सामने से अपने प्यार का इजहार किया तो उसने भी हाँ कर दी। मैंने कनिका से शादी कर ली। मैंने अपने घर वालों को भी इस बारे में नहीं बताया, और बताता भी कैसे। ना मुझसे पापा बात करते थे और ना ही मौसी को मुझसे बात करने देते थे। अमन का भी मुझसे बात नहीं होता था। खैर, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और पूरे 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में कनिका और मेरा रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका था। कनिका से मैं तंग आ चुका था। मैं काम से थक हार कर घर आता तो घर बहुत बुरी तरह से बिखरा होता। यह देखकर मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। जब मैं कनिका को साफ़ करने के लिए कहता तो उल्टा वह मुझे साफ़ करने के लिए कहती।
उसे खाना बनाना भी नहीं आता था। वह मुझे ही खाना बनाने के लिए कहती, मुझसे बदतमीज़ी करती, वह मुझे ज़रा भी अहमियत नहीं देती। मैं उसे कुछ भी कहता तो वह मुझसे चिल्लाकर बातें करती। धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया कि कनिका मेरे लिए सही लड़की नहीं है। शायद मैं गलत था। मुझे ऐसा लगा था कि शहर की लड़की मुझे समझेगी, मेरा साथ देगी, लेकिन मैं गलत था। वह मेरी बराबरी पर थी। उसका कहना था कि काम तुम भी करते हो तो मैं भी करती हूँ। मैं नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें खाना बना कर दूँ, तुम्हारे कपड़े और जूठे बर्तन धोऊं। मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। शायद मैंने शालिनी के साथ जो किया उसकी सज़ा मुझे मिल रही थी। मेरा बर्दाश्त करने का हद ख़त्म हो चुका था। मैंने कनिका को तलाक दे दिया। उसे मेरे तलाक देने पर कोई दुख नहीं हुआ। मैं टूट गया कि मैंने जिसे इतना प्यार किया उसने मुझे कभी नहीं समझा। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मुझे अब यहाँ रहना गवारा नहीं हो रहा था। ये जगह, ये शहर मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। दूसरी तरफ मेरे पापा ने कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही मेरे भेजे हुए पैसे उन्होंने निकाले। मैंने कभी पैसा भेजना बंद नहीं किया था। मैंने हर महीने पैसा घर भेजा, लेकिन पापा ने मेरा एक पैसा भी नहीं निकाला। पापा ने उस अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं निकाला। खैर, मैंने हिम्मत जुटाई और घर के लिए निकल गया। मैंने घर पर खबर भी भिजवाया कि मैं आ रहा हूँ। मुझे लगा कि मौसी, पापा या मेरा भाई अमन मुझे एयरपोर्ट लेने ज़रूर आएंगे, लेकिन मुझे लेने के लिए कोई भी नहीं आया और ना ही घर से पापा ने गाड़ी भिजवाई। मैंने टैक्सी ली और ख़ुद ही घर पहुँच गया। मैंने 2-3 बार डोरबेल बजाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे लगा शायद घर पर कोई नहीं है। मैं परेशान हो गया। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक से दरवाज़ा खुला। सामने जब मेरी नज़र पड़ी तो मैं उसे देखता ही रह गया, क्योंकि यह कोई लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे से रोशनी फूट रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मेरे दिमाग में सवाल भी आया कि आखिर ये लड़की कौन है। मैं उसे देखते ही कहीं खो गया था। वह लड़की भी मुझे एक टक देखे जा रही थी कि तभी अचानक से एक बच्चे की आवाज़ आई। वह उस लड़की को मम्मी कहकर पुकार रहा था। उसके शोर करने से मौसी बाहर आई। मौसी की नज़र जब मुझ पर पड़ा तो वह सीधे मेरे पास आकर गले से लग गई। मौसी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई। पापा कमरे में ही बैठे थे। वह मुझे देखकर ज़रा भी खुश नहीं हुए। मैं इतने सालों बाद अपने पापा के सामने था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई खुशी नहीं थी। सिर्फ मौसी खुश हो रही थी। मैं अपने पापा के पास गया और उनका पैर पकड़ लिया। मैंने कहा, पापा मुझे माफ़ कर दो। आप मुझसे इस तरह नाराज़ मत रहिए। क्या आप अपने बेटे को माफ़ नहीं करेंगे? पापा ने मेरे दोनों बाजू को पकड़कर उठाया। उन्होंने कहा, आकाश तुम आराम से पहले बैठो। टेबल पर पानी रखा हुआ था। पापा ने गिलास में पानी भरा और मुझे दिया। मैंने उनके हाथों से पानी लिया और घोट घोट करके पिया। फिर मैंने गहरी सांस ली। पापा ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और वैसे भी तुम मेरे गुनहगार नहीं हो। तुम तो, पापा आगे कुछ कहने ही वाले थे कि वह नन्हा सा बच्चा जिसे मैंने उस लड़की के साथ देखा था, वह बच्चा बेहद मासूम और बहुत ही खूबसूरत था। वह बच्चा दौड़ता हुआ पापा के पास आया और वह सवाल करने लगा, यह अंकल कौन है? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरे पापा ने उस बच्चे को जवाब दिया, बेटा ये तुम्हारे दूर के अंकल हैं, चलो नमस्ते करो। उस बच्चे ने अपनी नन्ही नन्ही हाथों से मुझे नमस्ते किया। उसके चेहरे की मासूमियत मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। वह बहुत ही मासूम लग रहा था। उसने मेरे पैर छुए। उसके संस्कार देखकर मैं बहुत खुश हुआ। जब उसने मेरे पैर छुए तो मैंने उसके दोनों बाजू पकड़ लिए और उसे सीने से लगा लिया। मैंने कहा, बच्चे तुम पैर नहीं मेरे गले से लग जाओ। मैंने उसे सीने से लगाया। उसे सीने से लगाते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह मेरा अपना हो। वह मेरे सीने से अलग हुआ और फिर भागता हुआ बाहर चला गया। मैंने पापा की तरफ देखा और कहा, पापा आप मुझसे इतने नाराज़ हो? क्या आपने अब तक मुझे माफ़ नहीं किया? मैं कह ही रहा था कि अमन कमरे में आया। मैं अमन के गले से लग गया। अमन ने मुझे खुद से अलग कर दिया और वह कहने लगा, पापा मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मैंने कहा, अमन तुम मेरे सामने भी बात कर सकते हो, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। मौसी ने भी कहा, हाँ अमन बोलो, क्या बात है? पापा ने घूर कर मौसी को देखा और कहा, तुम बस चुप रहो। इतना कहकर अमन और पापा दूसरे कमरे में चले गए। मौसी भी पीछे से गई। आधे घंटे के बाद पापा मेरे पास आए और कहने लगे, आकाश तुमने जो गलतियाँ की वह माफ़ी के लायक नहीं
और वैसे तुम मेरे गुनहगार नहीं हो, तुम तो शालिनी के गुनहगार हो। तुमने उसका दिल तोड़ा है। खैर, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम हमारे पास आए, माफ़ी मांगा, हमें अच्छा लगा कि तुम्हें गलती का एहसास हुआ। अब तुम जा सकते हो। पापा की बातें सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, पापा ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊँगा? तभी पापा कहने लगे, तुम चले गए थे ना, तो वापस क्यों आए? नहीं आना चाहिए था। तुमने विदेश में शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं, और तुम उसे छोड़कर हमारे पास आए हो। जाओ अपनी पत्नी के पास। मैंने कहा, पापा मुझसे गलती हो गई, वो लड़की मेरे लायक नहीं थी। मेरा इतना कहना था कि पापा चीखने लगे, तो तुम इतने काबिल हो कि तुम्हारे लायक कोई लड़की नहीं है? तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद हमें क्या कुछ नहीं सहना पड़ा? समाज में मेरा जो इज्जत था उसे तुमने खाक में मिला दिया। शालिनी कितने सपने सजाकर गांव से यहाँ आई थी। उसने कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उस लड़की के लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन मेरे दोस्त ने दोस्ती देखी और बिना तुम्हें जाने परखे तुमसे अपने हीरे जैसी बेटी को तुम्हारे हवाले कर दिया, और तुमने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद ही कर दी थी। मगर इतना कहकर पापा चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें पता है शालिनी तो यहाँ से चली गई। उस बेचारी ने तो अपने घर जाकर तुम्हारे लिए एक लफ्ज़ बुरा नहीं कहा। उसने तो अपने पापा से कह दिया कि वो नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। उसके घर वाले उससे मुंह फेर लिए। पूरा गांव वाला शालिनी को चरित्रहीन समझने लगा। सब कहने लगे, इस लड़की का ज़रूर किसी दूसरे लड़के के साथ रिश्ता होगा, तभी तो इसको पति रास नहीं आया। एक रात गुजार कर आ गई। उस बेचारी ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। वक्त गुजरता गया और 2-3 महीने बीत गए। इस बीच शालिनी का अचानक से तबीयत खराब हुआ। उसे डॉक्टर के पास सब लेकर के गए तो पता चला वह प्रेग्नेंट है। उसके पापा को लगा कि शालिनी सच में गलत है। उसने शालिनी को खींचकर थप्पड़ मारा और वह चीखने लगा, बताओ इस बच्चे का बाप कौन है? उसके भाइयों ने उस बच्चे को मारना चाहा, लेकिन शालिनी उस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी। वह अपने गांव से भागकर मेरे पास आई, और जब उसने बताया कि वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा वक्त चाहिए इस बच्चे के पैदा होने तक। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने शालिनी को अपनी बेटी माना था। मैं उसे इस हाल में अकेला कैसे छोड़ सकता था? मैंने कहा, पापा पर यह कैसे हो सकता है? उस रात मैंने शालिनी को हाथ भी नहीं लगाया, फिर वो मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? तभी पापा ने कहा, तुम्हें होश भी है कि तुम उस रात किस हालात में शालिनी के पास गए थे? उस रात तुम नशे में डूबे हुए थे। तुम्हारे मन में जो भी था तुमने उसे सब कुछ कहा। उस रात तुमने उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया और फिर उसे तुमने तलाक दे दिया। वह बेचारी पूरा टूट गई। मुझे अपने दोस्त से ये सच बोलने की हिम्मत नहीं थी कि तुमने इसके साथ क्या किया। मेरे दोस्त को आज तक लगता है कि शालिनी गलत थी। तभी मैंने कहा, पापा मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। बताइए शालिनी और मेरा बच्चा कहाँ है? मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। तभी पापा ने कहा, वक्त की रफ्तार बहुत तेज़ है आकाश, तुमने बहुत देर कर दी। जिस वक्त शालिनी को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त तुम उसे छोड़कर किसी और के साथ थे। तभी मैंने कहा, पापा पर अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। तभी पापा ने कहा, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तुम्हें पता है जब शालिनी की तुम्हारी ज़रूरत थी तब अमन ने शालिनी को हिम्मत दी, पूरे 9 महीने उसका ख्याल रखा। तुम्हें पता है अभी जो बच्चा आया था वह कौन था? तुम्हारा और शालिनी का बच्चा। और जिस लड़की ने दरवाज़ा खोला वो कोई और नहीं शालिनी थी। लेकिन अब उस बच्चे का बाप तुम नहीं हो, अमन है। शालिनी और अमन की शादी हो गई। शालिनी अमन के साथ बहुत खुश है। यह सुनकर मुझे एक धक्का सा लगा और वो रात याद आने लगी जब मैं सुहाग रात के लिए कमरे में गया था। वह दुल्हन बनकर बैठी थी। उसके हाथ बहुत खूबसूरत थे। दिल किया कि एक बार उसे देखूं, लेकिन मेरे अंदर एक गुस्सा था जिसकी वजह से मैंने उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया और उसकी बात सुनने की भी कोशिश नहीं की। मैं कहीं गुम हो गया था। तभी पापा ने कहा, आकाश मैं जानता हूँ तुम अपनी गलतियों से पछता रहे हो, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा, पर पापा वो बच्चा मेरा है, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। पापा ने चीखते हुए कहा, ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना आकाश, शालिनी बहुत मुश्किल से संभली है। तुम अब उसे और तकलीफ़ नहीं दोगे। और हाँ, अब तुम जा सकते हो। अमन की शर्त है कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो अमन शालिनी और अपने बेटे को साथ लेकर इस घर से हमेशा के लिए चला जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी शालिनी हमसे दूर जाए। उसने हमारी बहुत सेवा की। जब से वह इस घर की बहू बनी तब से उसने मेरी सेवा की। तभी मौसी ने कहा, हाँ आकाश,
मैंने शालिनी को समझने में गलती की। वो अगर इस घर से चली जाएगी तो शालिनी जैसी बेटी हमें दोबारा नहीं मिलेगी। हम मजबूर हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाऊंगा आप सबसे दूर। बस एक बार शालिनी से मिलना है, उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसके साथ जो मैंने किया मैं उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगूंगा। अपने बच्चे को जाने से पहले एक बार गले से लगाना चाहता हूँ। तभी पीछे से अमन की आवाज़ आई, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी पत्नी और बच्चे से मिले। तभी मैंने कहा कि अमन, कम से कम मेरी गलतियों का माफ़ी तो मांगने दो, फिर मैं चला जाऊंगा तुम लोगों से बहुत दूर। अमन ने कहा, आकाश भाई, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मिलने दे रहा। शालिनी आपसे नहीं मिलना चाहती और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अमन की बात सुनी तो मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। मैंने मौसी को गले से लगाया और पापा से आशीर्वाद लिया और घर से शहर के लिए निकल गया। मैं मुंबई आ गया जहाँ मेरा एक दोस्त रहता था। उसका नाम शेखर था। शेखर और मैं साथ में ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। जब मैं शेखर के पास आया तो देखा कि वह शादी कर चुका है और जिससे शादी किया वह कोई और नहीं, मेरी बहन कीर्ति थी। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि उसकी शादी शेखर से हुई, लेकिन इस बात का दुख भी हुआ कि घर वालों ने मुझे ये भी नहीं बताया कि वो कीर्ति की शादी कर रहे हैं। कीर्ति का एक बच्चा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने अपना घर बसा लिया। शेखर की इस दुनिया में कोई नहीं था। मुझे ये अपने भाई मानता था। उसकी शादी को 1 साल हो चुका था। जब मैं शेखर से मिला तो मैंने उसे कहा, अरे यार, तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। घर वाले तो मुझसे नाराज़ थे, लेकिन तुम तो बता सकते थे। तभी शेखर ने कहा, तुम्हारा तो कुछ अता पता ही नहीं था। मैंने पापा से तुम्हारे बारे में कहा कि पापा आकाश को कम से कम बता दीजिए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, छोड़ो अब ये सब, मैं तो तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। तभी कीर्ति ने कहा, क्यों भाई, मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे साथ ही रहेंगे। तभी शेखर ने कहा, हाँ आकाश, तुम हमारे साथ ही रहोगे। तुम इसे अपना ही घर समझो। मुझे कीर्ति के पास रहने में अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए रह गया। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं खुद का घर बना सकता था, लेकिन मैं घर किसके लिए बनाता। मेरी ज़िंदगी में अब ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ मैं अपना एक अलग दुनिया बसाता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं है। ना मैं अब दोबारा शादी करूँगा और ना ही मैं दोबारा शादी करने के बारे में सोचूंगा। हो सकता है मैंने अपनी पहली शादी को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया और दूसरी शादी को उस लड़की ने बर्बाद कर दिया। खैर, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गया। एक दिन अचानक से कीर्ति के पास फ़ोन आया कि अमन का एक्सीडेंट हो गया, उसे सब हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वह ज़िंदगी और मौत के बीच है। मैं, शेखर और कीर्ति हम भागते हुए अस्पताल गए। पापा को नज़र उठाकर देखा तो वह पूरी तरह से टूट चुके थे। शालिनी बेटों को गले से लगाकर रोई जा रही थी। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे जाकर तसल्ली देता। जब मैं पापा के सामने खड़ा हुआ तो पापा मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगे। मैंने अपने पापा को तसल्ली दी। मौसी भी रोई जा रही थी। लगभग 1 घंटे का इंतज़ार करने के बाद जब डॉक्टर बाहर आया तो हम सब की धड़कनें तेज थी। डॉक्टर के जवाब सुनकर हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। शालिनी यह सुनकर बेहोश हो चुकी थी। उसे कुछ भी होश नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी गुनाहों की सज़ा मेरे भाई अमन को मिल गया। काश अमन की जगह मैं होता, काश उसकी जगह पर मैं इस दुनिया से चला जाता तो कितना अच्छा होता। मैं अपने आप को कोस रहा था। अमन के जाने के बाद सबके चेहरे की खुशी ही ख़त्म हो चुकी थी। ना किसी को खाने का होश था, ना किसी को पीने का होश था। शालिनी एक लाश बन चुकी थी। शालिनी की ऐसी हालात मुझसे देखी नहीं जा रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमें पता चला कि शालिनी माँ बनने वाली है। इस खुशी ने शालिनी को जीने की उम्मीद दे दी। मैं भी बहुत खुश हुआ। मैंने अपने पापा से इजाज़त ली और शालिनी के पास गया। वह मुझे देखना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं उसके पास गया। मैंने उसे हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगा। तभी शालिनी कहने लगी, मैंने तो आपको कब का माफ़ कर दिया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपका कोई कसूर नहीं। मौसी मुझे सब कुछ बता चुकी है। मौसी को कुछ लोगों ने मेरे बारे में गलत बताया था कि मैं सही लड़की नहीं हूँ। उन्होंने जो सुना वह आपको बताया, और वैसे भी कोई मर्द यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी चरित्रहीन हो। शालिनी की बातों को सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मेरे दिल में जो बोझ था वह अब उतर चुका था। मैं खुशी खुशी अपने पापा के पास गया और मैंने कहा, पापा अब मुझे मौत भी आ जाए तो गम नहीं होगा। मेरे दिल में जो बोझ था वह आज उतर चुका है। अब मैं जाना चाहता हूँ।
मैं नहीं चाहता मेरी वजह से शालिनी को या आप लोगों को और दुख हो। तभी पापा कहने लगे, कहाँ जाओगे आकाश? क्या तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं? जब तुम्हारे बच्चे को अमन अपना सकता है तो क्या अमन के बच्चे के साथ तुम शालिनी को अपना नहीं सकते? तुम अमन के बच्चे को अपना नहीं सकते? पापा की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, पापा यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शालिनी के लायक नहीं हूँ। शालिनी ने मुझे माफ़ किया है, लेकिन वह मेरे साथ आगे की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तभी पापा ने कहा, मैंने शालिनी से उसकी रजामंदी ले ली है। वह 2 बच्चों के साथ कहाँ जाएगी? हम तो बूढ़े हो चुके हैं। मैं कब तक सहारा बनूंगा उसका? उसे सहारे की ज़रूरत है। मौसी ने भी मेरे सर को सहलाया और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे। मेरी वजह से ही तेरी ज़िंदगी ख़राब हुई थी। मैं तुझे समझाई होती तो आज तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है अपनी ज़िंदगी संवारने का। शालिनी के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। मौसी शालिनी का हाथ पकड़कर मेरे पास ले आई और उन्होंने मेरे सामने सिंदूर रख दिया। सिंदूर को उठाते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे। मैंने सिंदूर को लगाने से पहले एक बार शालिनी से इजाज़त ली। मैंने इशारे से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मांग भर सकता हूँ? उसने अपनी आंखों से हाँ में जवाब दिया। मैंने उसी मांग भर दी। अब शालिनी मेरी पत्नी बन चुकी थी, लेकिन शालिनी ने शर्त रखी कि मैं अमन से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे दिल से उसका प्यार कम नहीं हो सकता। मैं उसकी जगह आपको नहीं दे सकती। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम अमन से बहुत प्यार करती हो। मेरी तरफ से तुम बेफिक्र रहो। शालिनी ने कहा, इसके लिए मुझे माफ़ करना। दिन इसी तरह गुजर गए। कुछ महीनों बाद शालिनी ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। मैंने उसे अमन की नहीं अपनी बेटी समझकर गोद में उठाया। हम सब बहुत खुश थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं शालिनी से बहुत प्यार करने लगा, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे अपने दिल की बात कहूँ। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अब आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या मुझे शालिनी को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए या नहीं? क्या शालिनी मुझे अपनाएगी? उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।